हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आज हम लोग ये कुछ टॉपिक्स हैं जनरल फिजिक्स के, यूनिट डायमेंशन, एरर कैलकुलेशन, वर्नियर स्क्रू गॉज, वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। और हम नीट एंड जेई मेन, मुझे लगता है दोनों के लिए ये बेनिफिट करेगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लेने चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स भी इसमें मैंने डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आते हैं वो भी मैंने इसमें ले लिए हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो देखो, जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गॉज विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.001। द मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो देखिए, अगर हमने स्क्रू गॉज यूज़ किया है और उस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट हमको गिवन है 0.001 सेंटीमीटर, तो ध्यान इसमें देने वाली बात यह है कि देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट उतने डेसिमल प्लेसेस तक ही करेक्ट आंसर दे सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ये दोनों डिजिट्स तो सर्टेन होती हैं, यानी 0.00, जो लास्ट वाला आंसर आएगा वो अनसर्टेन होता है, बट सिग्निफिकेंट पे हम उसको काउंट करते ही हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोलेंगे कि सेंटीमीटर में आंसर होना चाहिए इस स्क्रू गॉज का, और उसके डेसिमल प्लेस में उसके डेसिमल में 3 प्लेसेस तक होने चाहिए। तो अगर हम ऐसा आंसर ढूंढेंगे तो सीधे सीधे ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी नया खास कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बस इसमें ये बोला गया कि लीस्ट काउंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतने ही डिजिट तक, जैसे नॉर्मल जो आपके पास स्केल होती है, ठीक है ना, नॉर्मल लेंथ स्केल, ठीक है। तो नॉर्मल लेंथ स्केल जो आपके पास है 15 सेंटीमीटर 6 इंचेस का, तो उसमें अगर आप देखो तो उसका जो लीस्ट काउंट है, उसका लीस्ट काउंट है सिंपली 1 mm, ठीक है ना। तो जो भी आंसर उसमें से आएगा, जो भी मेजरमेंट आएगा वो हो सकता है 23 mm होगा, ठीक है ना। mm में लिखेंगे तो 23 mm लिख सकते हैं, या फिर अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो फिर हम उसको 2.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, उसको 2.30 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। ये बेसिकली इस प्रॉब्लम का मतलब है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर्स के ऊपर बेस्ड है। अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, बॉडी का डिस्टेंस हमको गिवन है 13.8 एंड प्लस माइनस 0.2, एंड टाइम टेकन भी गिवन है, द वेलोसिटी। तो वैसे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस वेलोसिटी सीधा सीधा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 13.8 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगा 43.45 मीटर पर सेकेंड। पहले एक काम करते हैं, हम सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि आंसर हमको 3.45 देना है या 3.4 देना है। अच्छा, एरर्स अगर निकालें तो कोई भी इक्वेशन को एरर इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है, उसका एरर्स कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि उसको हमें पहले एरर इक्वेशन में बदलना है। एरर इक्वेशन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलस लगेगा, ठीक है। तो कैलकुलस लगाने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसका एक लॉग ले सकते हैं। तो वी कैन से कि लॉग v इज इक्वल टू लॉग s माइनस लॉग t। अभी हमने सिंपली इसका लॉग लिया है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dv अपॉन v इज इक्वल टू ds अपॉन s एंड माइनस dt अपॉन t के इक्वल। ये हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एरर इक्वेशन में बदलना है तो dv विल बिकम डेल्टा v अपॉन v, ds विल बिकम डेल्टा s, एंड इसी तरह टाइम का जो dt है इट विल बिकम डेल्टा t। अब होता क्या है कि जब हम लोग एरर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कोई माइनस साइन अगर इस इक्वेशन में आ भी रहा है तो फाइनल इक्वेशन में उसको प्लस कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर आप ये प्लस माइनस देखो, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यानी इस बात में अनसर्टेनिटी है कि डिस्टेंस में जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है। सिमिलरली टाइम में जो एरर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फाइनल में हम प्लस ही लेके चलेंगे, ये मानते हुए कि एरर्स ऐड हो रहे हैं। तो डेल्टा वी हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है। वी का वैल्यू हो गया यहाँ से 3.45 आप रख दीजिए,
बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे डिस्टेंस में आ जाएगा 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 13.8 देन प्लस डेल्टा टी इज 0.3 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ से ये सारे कैलकुलेशन अगर करेंगे, ठीक है, तो ये डेल्टा टी का वैल्यू, अब देखो फाइनल आंसर अगर देखा जाए ना तो हम बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि देखो ये वाला जो वैल्यू दिया है 13.8 और ये जो टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 4, देखा जाए 13.8 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और टाइम में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवीजन में रूल ये लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में वैल्यू होती है फाइनल आंसर हमें उसी में देना होता है। तो देखा जाए तो आंसर हमको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना चाहिए, बट आंसर कोई है नहीं, ऐसा होगा एग्जाम में आपके साथ, ठीक है ना। तो आंसर 3.45 तो डेफिनेटली नहीं होगा, आंसर 3.4 ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके 3.4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है एरर की बात। सेम चीज मैं एरर में बोलूंगा कि एरर आप इसका देखो तो डेसिमल के एक प्लेस तक एरर है, इसमें भी डेसिमल के एक प्लेस तक ही एरर है, तो फाइनल एरर भी जो होगा वो डेसिमल के एक ही प्लेस तक होगा। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 0.03 आएगा। कैलकुलेट करोगे अगर आप डेल्टा वी का वैल्यू, तो डेल्टा वी का वैल्यू जो भी आएगा फाइनली हम उसको राउंड ऑफ करके 0.3 ही लिख देंगे। आप लोग कैलकुलेट करके एक बार देख जरूर लेना इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज 10 to the power -2। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड, तो रिलेटिव का मतलब हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा टी अपॉन टी ये वैल्यू हमको गिवन है 10 to the power -2। रिलेटिव है इसलिए कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है। इफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज निग्लिजिबल, मतलब रेडियस में कोई भी रिलेटिव अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू 0 है, ठीक है। देन द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द मास ऑफ द अर्थ इज, तो मास ऑफ द अर्थ में कितना रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। तो अब देखो इसके लिए हमें ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है ना, सारे के सारे सिलेबस में ही है। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ g इंटू एम, एम की जगह एम ही होता है मास ऑफ अर्थ, एंड r टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें देखो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ हमें कह रहा है कि मास में एरर निकालना है, आर में कोई एरर है नहीं, तो ये एक तरह से 1/√m के प्रोपोर्शनल होगा। और इस इक्वेशन को भी अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह लॉग लेके डिफरेंशिएट करके एरर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा एम अपॉन एम। तो यहाँ से डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ डेल्टा टी बन जाएगा, डेल्टा टी बाई टी। तो ये 2 इंटू 10 to the power -2 आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर, wrote it as a 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। तो देखो ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो मीटर स्केल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मीटर स्केल होगा, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर तक होगा, मतलब सेंटीमीटर में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो केवल एक डेसिमल प्लेस तक ही आना चाहिए। फिर बी में कह रहा है अ वर्नियर कैलिपर हुज 10 डिविजन्स इन वर्नियर मैचेस विद 9 डिवीजन इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो देखो थोड़ा सा मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ भाई। 10 VSD इक्विवेलेंट टू 9 MSD, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, ठीक है। तो MSD दिया हुआ है हमको 1 mm,
तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0.9 mm, ठीक। एंड लीस्ट काउंट, आप ये याद रखिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वर्नियर में, तो लीस्ट काउंट का आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 1 MSD की वैल्यू हो गई 1 mm एंड 1 VSD की वैल्यू हो गई 0.9 mm। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.1 mm। तो देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0.01 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है ये वाला वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और आंसर सेंटीमीटर के 2 वर्न तक ही है, तो वैसे तो आंसर मिल गया बी ऑप्शन, बट खैर हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है अ स्क्रू गॉज हैविंग 100 डिविजन्स इन दी सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर, ठीक। तो स्क्रू गॉज में क्या होगा, स्क्रू गॉज में क्या होता है भाई कि एक हो गया मेन स्केल और एक हो गया ये सर्कुलर स्केल, ठीक है। मेन स्केल पे जो डिविजन्स होंगे, ठीक है, मेन स्केल के जो डिवीजन है जो हमको सामने नजर आते हैं, उनका एक छोटा सा जो गैप होगा, दिस इज इक्वल टू पिच, ठीक है। एंड नॉर्मली दिस पिच इज इक्वल टू 1 mm, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन में लिखी होगी वो पिच आपको लेके चलनी है। पिच का मतलब होता है कि अगर हम उसको एक पूरा राउंड 360 डिग्री घुमाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टली कितना ट्रांसलेट होगा। भाई देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जैसे बॉटल का कैप है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो ओपन होगा, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्लोज होगा। तो ये जो सर्कुलर स्केल वाला पार्ट है, इसी को हम लोग लास्ट में होल्ड करके रोटेट करते हैं, ठीक है। और सर्कुलर स्केल पे सामने अलग डिविजन्स होंगे, सर्कुलर स्केल पे आगे अलग डिविजन्स होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर कह रहा है कि 100 डिविजन्स है एंड पिच इज इक्वल टू 1 mm। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो 1 mm है, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1 mm एंड डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू बनेगी 0.01 mm। और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे इसको तो ये होगा 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर के 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर करेक्टली दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर तो नहीं है, आंसर तो हमको पहले ही मिल गया है। एंड डी वाला भी आप चेक कर लो, 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 mm। तो 50 डिवीजन है, 1 mm है, तो यहाँ से अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे तो लीस्ट काउंट का वैल्यू बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका आएगा 0.02 mm, ठीक है। और सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगेन ये सेंटीमीटर के 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकता है, बट एक खास बात और बताता हूं यहाँ पे, क्योंकि आ गया है तो बता देता हूं। खास बात ये है, देखिए अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट आप ध्यान से देखो तो लास्ट में 1 नहीं है, लास्ट में 2 है, ठीक है। तो इससे जो भी मेजरमेंट करेंगे ना, उसके लास्ट डिजिट ऐसी होगी कि वो 2 से डिविजिबल होगी, या ऐसे बोलना चाहिए इवन होगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8 यही वाली डिवीजन पॉसिबल है। यानी लास्ट में अगर कभी 3 लिखा होगा तो वो मेजरमेंट इस स्क्रू गॉज से पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़े फिर आगे, नेक्स्ट देखते हैं, डायमेंशंस का प्रॉब्लम है, ये तो खैर कर लेंगे सब लोग। Which of the following units denotes the dimensions ml square upon q square where q denotes the electric charge? तो अब देखो, क्योंकि भाई देखा जाए तो q जो है, चार्ज जो है, वो तो फंडामेंटल यूनिट है नहीं, बट इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे बना रखा है कि ये फंडामेंटल अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा। तो अब एक तरीका तो ये है कि इसको हम 1 by 1 चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ml स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो ml स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो अगर आपको चाहो तो एक तरीका ये है कि ml स्क्वायर तो फंडामेंटल है, इसको फंडामेंटल को रहने देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई q स्क्वायर, तो q स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो I इंटू टी होल स्क्वायर। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m l स्क्वायर
देन I-1 नहीं I-2 एंड T-2। तो ये बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हमें ढूंढना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी होगी जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें, अब इसमें देखो दो यूनिट ऐसी आ रही हैं जो हमें थोड़ा देखनी पड़ेंगी, एक हेनरी और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। तो देखो हेनरी होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है ना। और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप लोग सबसे अच्छा रहता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ई को हम लोग लिखते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो अगर हमें एल का यूनिट चाहिए और ईएमएफ हो गया वोल्ट में, और वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखो अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ML2T-2 यानी कि W एंड अपॉन Q, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L यानी कि इंडक्टेंस हेनरी है जिसका। करंट को हम लोग लिख देते हैं सिंपली I एंड डिवाइडेड बाई टाइम हो गया T। अच्छा ये जो Q है इसको भी हम लोग एक काम करते हैं I इंटू T लिख देते हैं। तो अगर आप L का डायमेंशन निकालो यहाँ से क्या बनेगा, तो L का डायमेंशन हो जाएगा ML2। देखिए ध्यान से, ये वाला T ये वाले T से कैंसिल है तो सिर्फ इसमें T-2 बचेगा, और I में भी -2 आ रहा है, T-2 I-2, और देखो शायद T-2 और I-2 ही चाहिए। तो आंसर तो वैसे हमको मिल गया, ये बी ऑप्शन है। वेबर का भी मैं दिखा देता हूँ कैसे चेक करेंगे। वेबर हो गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फोर्स F इज इक्वल टू सिंपली I, B एंड L। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेस्ट मेथड है। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका ML-T-2, एंड करंट के लिए करंट I लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, और लेंथ की जगह L हो जाएगा। तो ये L तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा सिंपली MT-2 एंड I-1। क्योंकि I-1 है तो अपॉन L स्क्वायर करके या मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर करके भी हमको ये वाला डायमेंशन नहीं मिलेगा। खैर ऑप्शन इसमें बी वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन लिस्ट 1 टू देयर डायमेंशंस इन लिस्ट 2। तो इसमें भी देख लीजिए, मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो यहाँ से अगर आप k का डायमेंशन निकालोगे तो k का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन यानी कि ML2T-2 एंड डिवाइडेड बाई ML2T-2 एंड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर को हम लोग k भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर k लिखते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो ये हो जाएगा ML2T-2 एंड K-1, ML2T-2 एंड K-1, यानी P का 4 सही है। तो P का 4 इसमें भी है, P का 4 इसमें भी है। तो हमें एक और कोई चेक करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन विस्कस मीडियम इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन यानी कि ML-T-2 एंड डिवाइडेड बाई, अब 6 पाई का तो कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, R के लिए हम L लिखेंगे और V के लिए लिखेंगे सिंपली LT-1। तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो ML-1T-1। तो ML-1T-1 ये 2 आ रहा है, यानी Q का 2 करेक्ट है। तो अब चाहो तो R3 और S1 चेक करो, नहीं तो बी ऑप्शन मिल गया। प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बता देता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए बेस्ट होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन
इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी सबको याद होता है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी के, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम लोग याद रखते हैं पावर हीट, बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसको हम पावर ही बोल सकते हैं, इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर है, और अपॉन डी। तो ये एरिया हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये लेंथ या थिकनेस हो गई, और ये जूल पर सेकेंड हो गया यानी वॉट। तो वहाँ से भी आपको के का डायमेंशन मिल जाएगा। क्या है ना कि कुछ देखो डायमेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप एक बार सारे डायमेंशन, सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप उनको लिस्ट कर लो और आप ये देख लो। देखो सबके याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि हम सभी का एक रास्ता निकाल लें कि अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का चाहिए तो हम जल्दी से जल्दी कौन से एक्सप्रेशन से निकलेगा, या मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो जल्दी से जल्दी कौन से एक्सप्रेशन से निकलेगा। तो क्या है कि वो एक्सप्रेशन हमें उस टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा, वहाँ टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अगेन डायमेंशंस का, ये द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है वो एनर्जी डेंसिटी होता है। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम यूई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है सीधे सीधे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन अगर बनाएंगे तो एनर्जी हो गया आपका mL2T-2। ठीक है ना, एक सेकंड नीचे लिख देना, इसका डायमेंशन हो गया UE। ठीक है, और UE को हम लोग लिखेंगे UE इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं mL2T-2 एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हो जाएगा L3। तो ये आ जाएगा यहाँ से निकल के mL-1 एंड T-2, mL-1 T-2। देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अ क्वांटिटी x इज गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, L is the length, delta V is potential difference, delta T is time. The dimensional formula of x is same as that of, dimensional formula of x is same as that of। तो देखो इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट ढूंढा जाए। एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T और L है ये। तो एक तरीका तो ये है इसमें कि हम एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का किसी को याद नहीं होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन है ये कि जल्दी से कैसे करना है। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें पोटेंशियल और एप्सिलॉन नॉट आ रहा हो, क्योंकि ये दोनों थोड़ा परेशान करने वाले हैं। तो देखो पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं, चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R होता है। तो हम कम से कम ये तो बोल ही सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट और ये जो R, ये दोनों आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट तो दिया ही हुआ है, L लेंथ है, तो ये भी R भी एक तरह से लेंथ हो गया। तो ये दोनों अगर हम इधर ले आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू R और इंटू V, इसका जो डायमेंशन है 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो ये डायमेंशन Q के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। आ रहा है, और इसमें अपॉन में कर रखा है टाइम। तो अगर हम अपॉन में डेल्टा T करते हैं तो चार्ज में अगर अपॉन में हम टाइम कर देंगे, चार्ज अपॉन टाइम, तो ये सीधे सीधे करंट बन जाएगा। करंट यानी कि ये डी ऑप्शन फिर करेक्ट है। तो कुछ ना कुछ हमको इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें हमको थोड़ा जल्दी मिल जाए, कौन से फॉर्मूले से हमको जल्दी से मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अ मैन ग्रोज इनटू अ जायंट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 अज्यूमिंग दैट डेंसिटी रिमेन सेम। मतलब उस मैन का जो बॉडी है, उसका जो भी मटेरियल है, उसका डेंसिटी सेम है, देन द स्ट्रेस इन द लेग विल चेंज बाय अ फैक्टर। स्ट्रेस क्या होता है? तो देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो हम जब खड़े हैं यहाँ पे ग्राउंड पे,
तो ग्राउंड पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है। और जितना एरिया यानी जो हमारे पैर है जितना ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है वो हो गया उसका एरिया। तो अगर हम फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो हमको स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा जो जो बातें निकल के आई पहले वो लिखते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स को हम लोग लिखेंगे m इंटू जी और एरिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर डायमेंशन जो है वो 9 टाइम्स हो रहे हैं। लीनियर डायमेंशन मतलब कि विड्थ, हाइट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें 9 टाइम्स इंक्रीज हो रही हैं। तो अब देखो डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम मास को एक्सप्रेस करेंगे तो मास बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप देखो ध्यान से तो क्या ये मीटर क्यूब होता है। ठीक, ग्रेविटी में कोई भी चेंज नहीं है तो ये सेम ही रहेगा। अपॉन एरिया, तो एरिया भी अगर हम देखा जाए तो एरिया भी एक तरह से मीटर स्क्वायर होगा। तो देखो मीटर की वैल्यू एक तरह से 9 टाइम्स हो रही है। वॉल्यूम फिर उसका हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, लेकिन एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे मुझको m बचता हुआ नजर आ रहा है, और m बच रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस भी 9 टाइम्स हो जाएगा अल्टीमेटली। देख लो ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है अगेन। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। मतलब क्या कर रहे हैं ना, एक नया सिस्टम है। नया सिस्टम मान लो कि कोई और प्लैनेट है भाई, जैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर फॉलो कर रहे हैं, उनका कोई और नया सिस्टम, उसका कुछ और नया नाम भी दे सकते हैं। तो उनका जो मीटर है या उनका जो सेंटीमीटर है तो उनके लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर, मतलब उनका जो 1 यूनिट है वो हमारे 10 सेंटीमीटर के बराबर है। उनका जो 1 ग्राम है वो हमारे 10 ग्राम के इक्वल है या 1 किलोग्राम है, और ये 0.1 सेकेंड। तो हमें कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, मतलब हमारा जो न्यूटन है वो उनके फोर्स के किस यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। तो देखो इसमें गलती नहीं हो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग एक तरफ लिखते हैं ओल्ड और एक तरफ लिखते हैं, अलग से देखते हैं इसको। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे ओल्ड सिस्टम और एक तरफ हम लोग लिखेंगे न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में हम लोग फॉलो करते हैं किलोग्राम, SI यूनिट से लिखना, ये ध्यान रखना। मीटर लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे, ये हमारे ओल्ड सिस्टम के हो गए। न्यू सिस्टम में नाम कुछ और होगा, तो राम श्याम भरत रक्षो, बट एनीवेज इसको हम लोग केजी डैश, मीटर डैश एंड केजी डैश, मीटर डैश एंड सेकेंड डैश लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ, उन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो जो केजी डैश है वो 10 ग्राम के इक्वल है, जो मीटर डैश है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, और जो सेकेंड डैश है वो 0.1 सेकेंड के इक्वल है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड 0.1। ठीक, ठीक है। तो अब देखो केजी डैश अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 केजी। इसी तरह से मीटर डैश 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में ये 0.1 मीटर बनेगा, और सेकंड तो सेकंड है ही है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू अब किसकी, हमें चाहिए 1 न्यूटन। ठीक है, अब देखो फोर्स के यूनिट को अगर हम नॉर्मल यूनिट्स में लिखें तो ये हो जाएगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो क्या करो, ये 1 को वैसे ही रखते हैं। अब केजी हमारा ओल्ड है तो ओल्ड केजी को न्यू केजी डैश में लाना है, तो ये 0.01 जो है ध्यान से देखो तो वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 केजी की वैल्यू बनेगी केजी डैश एंड डिवाइडेड बाई 0.01। ठीक, इसी तरह से मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.1 भी मीटर डैश के नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर डैश अपॉन 0.1। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर में भी ये वाली जो वैल्यू है ये सेकेंड डैश के नीचे जाएगी, तो ये हो जाएगा सेकेंड डैश डिवाइडेड बाई
0.1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस हमको क्या करना है, बाकी यूनिट तो वहीं छोड़ देने हैं, बस ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है इनको हमें बाहर निकाल लेना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू में देखो बाहर क्या क्या आएगा, ये 0.1 का स्क्वायर है तो 0.01 बन के ये ऊपर जाएगा, या चाहो तो हम यहीं से इस 0.01 से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये सीधे सीधे 1/0.1 kg डैश मीटर डैश अपॉन सेकेंड डैश स्क्वायर आ रहा है। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं दिस इज न्यूटन डैश। तो यहाँ से 1 न्यूटन डैश अगर निकालेंगे तो 1 न्यूटन डैश इज इक्वल टू, अब ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना है, देख लो। तो 1 न्यूटन डैश इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, a student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 90 second, 91 second, 95 second and 92 seconds. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then reported mean time should be. देखो, एरर जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो एरर एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। इसका भी थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा है, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम 4 या 5 बार रिपीट कर रहे हैं तो 4 या 5 बार अलग अलग वैल्यूज हमको मिलेंगी नॉर्मली। तो हम लोग बोलते हैं कि फाइनल आंसर जब हम लोग देंगे तो क्या देंगे, तो फाइनल आंसर हम इन सारी वैल्यूज का मीन निकालते हैं, और मीन का सीधा सीधा मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब 4 रीडिंग्स है तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ठीक बात है। तो अगर हम इन 4 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो गया मीन वैल्यू, तो ये एक तरह से हमारा आंसर बन गया। लेकिन अब बात आती है कि एरर कैसे एक्सप्रेस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक रीडिंग में जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, उसको हम हर रीडिंग के साथ और जो फाइनल आंसर है उसके साथ उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब डिफरेंस क्यों कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस का साइन है ये, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि मीन वैल्यू बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा, T2, मतलब कोई भी आगे पीछे होगा, मीन वैल्यू इन सबके बीच में कहीं आएगी। तो कोई कुछ वैल्यूज ज़्यादा होंगी, कुछ वैल्यूज कम होंगी, बट यहाँ पे डिफरेंस लेंगे जिससे ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सिमिलरली आप डेल्टा T2 निकालोगे, डेल्टा T2 हो जाएगा T2 डिफरेंस T मीन, ठीक है ना। इसी तरह से करते करते फाइनली डेल्टा T4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा T4 डिफरेंस T मीन। एंड फाइनली ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन ईच रीडिंग, इनसे भी हम एक मीन निकालेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा T मीन। डेल्टा T मीन विल बी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा T मीन एंड प्लस माइनस डेल्टा T मीन। और ये वाला जो एरर हमने कैलकुलेट किया है ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग। ठीक है, तो एरर में जब हम फाइनल आंसर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका एक तरीका तो यही है, एक तरीका तो उसमें ये आता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि सपोज ये वैल्यू हमने मेजर की है 90 सेकेंड्स, ठीक है, ये वैल्यू मेजर की है 91 सेकेंड्स। तो होता क्या है कि इसको हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, ठीक है ना, यानी कि जो स्टॉप वॉच है, ठीक है, तो उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट अगर 1 सेकेंड के आसपास है तो हम फाइनल आंसर को प्लस माइनस 1 सेकेंड डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सर मुझे ये वाला प्लस माइनस 1 सेकेंड लिखना चाहिए या ये जो कैलकुलेट होके आया है ये लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसी बात पे है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की सबसे बढ़िया खास बात यही है। खैर इसमें उसने जब 1 सेकेंड दिया ना तो उसने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शंस अगर थोड़े से और टिपिकल बनाए जाए तो क्वेश्चन और भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 सेकेंड लिखा जाए फाइनल आंसर में या इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा
तो उसका रूल ये है कि आप दोनों से कैलकुलेट करिए और जो बड़ा वाली अनसर्टेनिटी होगी, ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, हमें हमेशा वो लिखनी चाहिए। तो यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा एरर होगा, वही हम हमेशा लिखेंगे। तो फिलहाल तो हम इन सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो टी मीन की वैल्यू हो जाएगी, देखो एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी में 92 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। बट चलो कैलकुलेट करते हैं। 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 एंड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। एक सेकेंड, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 एंड डिवाइडेड बाई 4। खैर एक्चुअली मैं कैलकुलेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ डेसिमल में आएगा, पर 92 ही आ गया, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, डेसिमल में आता तो फिर से एरर का एक रूल लगता है। रूल ये लगता है कि ये सारे आप देखो तो होल नंबर टाइप्स दिए हुए हैं, तो हमें उसको भी होल नंबर में ही कन्वर्ट करना होता, ठीक है। खैर 92 आ गया, ठीक। अब इसके बाद आप देखो हर एक वैल्यू का, या डायरेक्ट लिखते हैं, कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा टी मीन, डेल्टा टी मीन कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो 92 का 90 के साथ एरर देखोगे तो 2 सेकेंड आएगा, प्लस 92 का 91 के साथ 1 आएगा, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग। 92 एंड 95 में 3 आएगा, एंड 92 एंड 92 में 0 आएगा तो 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ये 4 रीडिंग्स हैं ये। तो ये आपका देखो ध्यान से, तो ये 6/4 बन रहा है, तो ये आ रहा है 1.5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि एक आंसर 1.5 का आंसर नहीं दिया उन्होंने, आंसर देते तो भी वो आंसर सही नहीं होता, ठीक है। एरर ऐसा ही टॉपिक है। अब देखो अगर ये 1.5 है, तो हमें इसको 1 सेकेंड के मल्टीपल में ही राउंड ऑफ करना होगा। अब क्योंकि एरर है, एरर को हम रिड्यूस कभी भी नहीं करते हैं, एरर को हम इंक्रीज करके लिख सकते हैं। तो 1.5 को हम इंक्रीज करके अगली जो वैल्यू लिख सकते हैं, नियरेस्ट कह लो नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो वो 2 सेकेंड बनेगा। तो आंसर हमारा 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड्स बनेगा, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड या 1.8 सेकेंड्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से डायमेंशंस का ही प्रॉब्लम है। एंड क्वेश्चन सेज ए बी सी डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, यानी ए बी सी और डी सभी के डायमेंशंस अलग अलग है। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी का डायमेंशन नहीं हो, कुछ ना कुछ डायमेंशन है, एम है, एल है, टी है, एटसेट्रा। बट वी नो दैट द इक्वेशन ए डी इक्वल टू सी एल एन बी डी होल्ड्स ट्रू, ये लिख लेते हैं अलग से। तो इक्वेशन ए डी इज इक्वल टू सी एल एन बी डी होल्ड्स ट्रू। देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। देखो ए डी इक्वल टू सी एल एन बी डी होल्ड्स ट्रू से क्या क्या निकल के आएगा, पहले ये देखो। तो देखो एल एन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो एल एन के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायमेंशन लेस होगा, यानी बी और डी का कंबाइंड डायमेंशन नहीं होना चाहिए, या इसको बोल सकते हैं 1 के इक्वल होना चाहिए। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि जो बी का डायमेंशन है वो इक्वल होगा 1/d के डायमेंशन के। तो एक बात तो यहाँ से ये निकल के आई। दूसरा ये निकल के आएगा कि ए डी इधर है और सी इधर है, यानी ए डी का जो डायमेंशन है, ए डी का डायमेंशन सी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो दो बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में आते हैं, ए बी सी डी के डायमेंशन अलग है, तो कौन सा मीनिंगफुल नहीं है ये पूछा हुआ है। तो देखो पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम ये करो, ये डी का डायमेंशन बी के डायमेंशन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना दैट ए अपॉन बी का जो डायमेंशन है वो सी के डायमेंशन के इक्वल है। ये हम लोग लिख सकते हैं कि ए का जो डायमेंशन है वो बी इंटू सी के डायमेंशन के बराबर है। तो अगर ए का डायमेंशन बी और सी के डायमेंशन के बराबर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये वैलिड है। वैलिड इसलिए क्योंकि हम जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज़ को ही कर सकते हैं। तो अगर ये मीनिंगफुल है तो ये आंसर नहीं है, आंसर ढूंढना है जो मीनिंगफुल नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, बी में ए माइनस सी कर दिया उसने, तो ए और सी तो डायमेंशन अलग अलग है,
तो ये वाला मीनिंगफुल नहीं है, तो आंसर तो यही हो गया। बाकी भी चेक करते हैं। सेकंड है a अपॉन बी माइनस सी। तो देखो a अपॉन बी माइनस सी इज ऑल्सो मीनिंगफुल, क्योंकि a अपॉन बी का डायमेंशन c के डायमेंशन के बराबर है। और d में आ जाए तो c अपॉन बी डी, c अपॉन बी डी। तो देखो bd इज डायमेंशनलेस, bd इज डायमेंशनलेस, तो c अपॉन बी डी इज ऑल्सो c। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। एंड देन ad स्क्वायर इज अपॉन सी। तो देखो ad स्क्वायर अपॉन सी को अगर हम ad अलग कर लें अपॉन सी, और एक d और बचेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी d के इक्वल। देखो भाई ad स्क्वायर अपॉन सी, तो ad अपॉन सी, ठीक है, और एक d उसमें और बचेगा, यानी एक c बच रहा है, एक d बच रहा है, तो ये भी आंसर होना चाहिए। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है क्या ये? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। इन्होंने तो आंसर केवल सी ही दिया हुआ है। इन्होंने आंसर केवल सी ही दिया हुआ है, तो ज़रा वेट, ज़रा डबल चेक करना पड़ेगा। ए और सी का डायमेंशन इक्वल तो नहीं आ रहा है कहीं? ए और सी का डायमेंशन, भाई बी और डी का डायमेंशन रेसिप्रोकल है। नहीं, इन्होंने सॉल्व भी गलत कर रखा है, ठीक है ना, हम लोगों ने सही किया है। एक्चुअली उन्होंने, छोड़ो उन्होंने क्या कर रखा है, गलत है। आंसर हमारा बी और डी ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल, 2 full turns of the circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on its main scale. The total number of divisions on circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03. तो देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि 2 full turns covers a distance 1 mm, यानी कि 1 टर्न की वैल्यू होगी 0.5 mm, और ये हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पिच होगा। पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्केल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, सॉरी पिच जो होगा वो 1 mm नहीं होगा, 0.5 mm होगा। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट ही निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी पिच, यानी कि 0.5 mm एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल, सर्कुलर स्केल 50। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.01 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट हो गया। देन मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 3 mm, एंड सर्कुलर स्केल का जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो है 35। जीरो एरर को भी हम लास्ट स्टेप में एडजस्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका रीडिंग लिख लेते हैं। तो रीडिंग जो मेजर्ड रीडिंग आ रहा है, मेजर रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज़ 3 mm एंड प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए ये रहा 35 एंड इनटू लीस्ट काउंट 0.01। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 3.35 mm के इक्वल। अब देखो जीरो एरर में क्या है, जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, तो जीरो एरर को हमेशा हम लोग रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव जीरो एरर होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टर्म यानी नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, दिस नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज ऑल्सो नोन एज जीरो करेक्शन। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख के आ जाएगा क्या मालूम। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। तो रीडिंग हो गई हमारी 3.35 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -0.03, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 3.38 mm, ठीक है।
तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, रेडियस आर, वाइब्रेटिंग अंडर सरफेस टेंशन एस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। सरफेस टेंशन एस गिवन है, डेंसिटी डी गिवन है, रेडियस आर गिवन है एंड टाइम पीरियड गिवन है। द वैल्यू ऑफ बी विल बी, तो हमें बी निकालना है। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन का हम स्क्वायर कर दें तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू द पावर 2b, सरफेस टेंशन वाला जो s है उसका पावर c, ठीक है, एंड डेंसिटी टू द पावर a अपॉन 2। अब कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। तो देखो टी स्क्वायर का डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो ये सिंपली टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर यानी कि रेडियस है तो ये हो जाएगा एल टू द पावर 2b। एंड देन सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स होता है mlt माइनस 2, अपॉन लेंथ करेंगे तो हो जाएगा mt माइनस 2। तो सरफेस टेंशन को लिखेंगे mt माइनस 2 टू दी पावर c, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गया m l माइनस 3 टू दी पावर a बाई 2। तो अब इसमें b निकालना है सिर्फ हमको, है ना, बट बनानी तो तीनों इक्वेशन पड़ेंगी शायद, देखते हैं। m पावर 0, l पावर 0, t पावर 2 इज इक्वल टू, तो m पावर आएगा c प्लस a बाई 2। l पावर अगर देखें कंपेयर करेंगे तो l पावर इधर है 2b एंड माइनस 3a बाई 2 है। एंड t पावर, तो t पावर अगर देखेंगे तो t तो इसमें एक ही जगह आ रहा है यानी कि माइनस 2c, ठीक है। तो हम सबसे पहले चाहें तो 2c माइनस 2c इज इक्वल टू 2, तो आपको यहाँ से c का वैल्यू मिल गया -1। अच्छा c -1 है तो a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस c, a बाई 2 इक्वल टू माइनस c यानी कि 1 के इक्वल, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 2 के इक्वल। अब a अगर 2 हो गया तो ये L को कंपेयर करें अगर, तो यहाँ से आएगा 2b इज इक्वल टू 3a बाई 2। अब a 2 है तो 2b की वैल्यू एक तरह से 3 हो गई, तो b की वैल्यू आती है 3 बाई 2। तो देखिए हमारे पास c ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशंस, अ रेलवेज इंजीनियर यूजेस डायमेंशनल एनालिसिस एंड assumes that the distance d depends on mass density of the fog, intensity s and light from intensity s of the light signal and frequency f. The engineer finds that the d is proportional to s to the power 1 by n. तो हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो डायमेंशंस का क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट हम इसी तरह से करेंगे, दैट डिस्टेंस d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी टू द पावर x। इंटेंसिटी को उसने s से डिनोट किया है तो s टू द पावर y, एंड फ्रीक्वेंसी टू द पावर z। डायमेंशनली अगर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली तो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग इधर लिख देंगे l इज इक्वल टू, डेंसिटी का डायमेंशन बनेगा m l माइनस 3
टू दी पावर x। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, और पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो एनर्जी हो गया mL2T-2 अपॉन एरिया और अपॉन टाइम, दिस होल टू द पावर y। ठीक है, दिस होल टू द पावर y। एंड फ्रीक्वेंसी इज T-1 टू द पावर z। तो अगर हम बैलेंस करते हैं इसमें, तो ये L² तो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से आएगा, इधर हो जाएगा m पावर 0, L पावर 1 एंड T पावर 0, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर m पावर देखें यहाँ पे, तो इधर से आएगा x, इधर से आएगा प्लस y, और उधर तो नहीं है। L पावर देखें तो इधर आएगा -3x, और बस इतना ही है। और T पावर अगर देखेंगे तो इधर हो जाएगा -3y, और इधर हो जाएगा -z। तो अगर कंपेयर करें दोनों तरफ, तो एक इक्वेशन तो हमें मिलेगी, सबसे पहले -3x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -1/3 आ गई। तो x तो नहीं निकालना है ना, s का पावर निकालना है, यानी कि y की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई 0 है, x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आप देखोगे तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और इसको उसने 1/n लिख रखा है, तो 1/n मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r। इफ q इज डबल्ड देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द p, then r is equal to, if q is doubled then the new resultant vector is perpendicular to p, then r is equal to। तो देखो, एक इक्वेशन हम लोग सबसे पहले ये लगाएंगे, p और q का रिजल्टेंट r गिवन है। तो सपोज p और q के बीच का एंगल अगर थीटा ले लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, r स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ। तो लेट से ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि अगर हम q को डबल कर देते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर p के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब ऐसे देखो कि जब भी हम रिजल्टेंट, थोड़ा सा देखो थ्योरी बताते हैं इसका। देखिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लेट से इधर की तरफ हो गया ये p वेक्टर, इधर की तरफ हो गया ये q वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट, हो गया ये r वेक्टर। इनिशियली ये रिजल्टेंट है इसका, और रिजल्टेंट का p के साथ जो एंगल होता है अल्फा, इस अल्फा एंगल का भी फॉर्मूला होता है जो हम लोग याद करते हैं, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसमें tan अल्फा, यानी अगर अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग 90 डिग्री ले लें, तो tan अल्फा एक तरह से लिख सकते हैं ना 1/0 के इक्वल। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -p/q। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जब q को हम डबल कर दे रहे हैं तो ये जो अल्फा है ये 90 हो जा रहा है। तो q को डबल कर दे रहे हैं, अल्फा 90 हो जा रहा है, तो दैट मीन्स कि जो cos थीटा की वैल्यू है, दिस cos थीटा इज इक्वल टू -p/2q के इक्वल होगा। मतलब q को हमने डबल कर दिया है, और ये cos थीटा, अब ये एक तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप चाहो तो ये cos थीटा उठा के यहाँ रखिए, और फिर जरा सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को फिर से। तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड प्लस 2pq एंड माइनस ऑफ p/2q। ठीक है, तो ये 2q तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है सीधे सीधे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड 2q कैंसिल है, तो ये माइनस p स्क्वायर आ रहा है। माइनस p स्क्वायर आ रहा है ये तो।
2pq cos थीटा तो यहाँ से तो ठीक है तो यहाँ से सीधे सीधे क्यू स्क्वायर हो जा रहा है, यानी आर की वैल्यू क्यू के ही इक्वल आ जा रही है। अच्छा, मुझे लगा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप ध्यान रख सकते हो जब अल्फ़ा 90 हो। देखो अल्फ़ा 90 में वैसे ये वाला केस बनता है, जैसे आर वेक्टर अगर इधर की तरफ है, पी वेक्टर इधर की तरफ है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो क्यू वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, जिसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं पैरेललोग्राम इस तरह के बनेगा। पैरेललोग्राम ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये पूरा जो एंगल होगा, यानी कि ये थीटा, दिस थीटा, ये जो थीटा एंगल है, दिस थीटा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली याद रख सकते हो किस सिचुएशन के लिए, जब लिखा हो कि एंगल रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू आर पी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फिर से। देखो नेक्स्ट है, ट्राई करिए। गिवन दैट P इज Q, P इज इक्वल टू Q इक्वल टू R एंड इफ P प्लस Q इज इक्वल टू R। देखो यानी P दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन से हमें एक बात तो पता चल गई। अब मैं जो बातें बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो उस हिसाब से ये पता चल गया है कि P और Q के बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। यानी ये जो P है और ये जो Q है और ये जो R है, ये इस तरह से अरेंज होंगे कि ये 60-60 वाला एंगल बनेगा। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये तीनों इक्वल बैठ रहा है। अब कह रहा है देन द एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा 1। तो थीटा 1 हमको मालूम है, थीटा 1 हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है इफ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन P एंड R। मतलब अगर P प्लस Q R है तो एंगल 60 है, बट अगर P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 है, तो देखो इफ P प्लस Q प्लस R 0 है तो वी कैन राइट P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस R। P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस R, यानी यही वाला सेम फिगर इधर हो गया P, इधर हो गया Q और इधर हो गया माइनस R। अब ध्यान से देखना, माइनस R अगर इधर है तो R आपका इधर हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये थीटा 2 की वैल्यू हो गई 120 डिग्री, ये भी निकल आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई 2 आ रहा है, ठीक है ना। अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज R1 ऑन रिवर्सिंग दी वेक्टर B द रिजल्टेंट बिकम्स R2 देन R1 एंड R2। तो देखो अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है और अगर हम B को रिवर्स कर दें, जैसे ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, तो A और B के बीच में एंगल अगर थीटा लिया हुआ है और B को रिवर्स कर दें, यानी B को रिवर्स करने का मतलब हम बना दें माइनस B, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहली एक्सप्रेशन लिखेंगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। दूसरे केस में जब हमने B को रिवर्स कर दिया है तो रिजल्टेंट R2 हो गया है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं, B के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं, 2AB, हाँ ये वाला जो एंगल थीटा था अब हमें इसको लेना है 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड ही कर दो सीधे सीधे, तो अगर इनको ऐड करोगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। और ये एक और है प्रॉब्लम, इफ वेक्टर A एंड B आर सच दैट मॉड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B। तो ये अभी जैसे हम लोगों ने किया था कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए,
देन a माइनस बी मे बी इक्वेटेड टू, तो देखो a वेक्टर बी वेक्टर, अगर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना, तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तभी इनका जो रिजल्टेंट r है उसका मैग्नीट्यूड भी इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल बनेगा। तो ये पूरा एंगल 120 होगा, या ऐसे बोल दो कि ये जो हाफ एंगल है, ये हाफ एंगल दोनों ही 60 डिग्री होंगे। तो अब कह रहा है a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी का मतलब हुआ कि b को हम माइनस कर देते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन जब भी निकालना हो तो a माइनस बी इज एक्चुअली a वेक्टर में ऐड करना है हमको माइनस ऑफ b वेक्टर, ठीक है ना। तो a में ही ऐड ही करना, फॉर्मूला हमारे पास ऐड करने का ही है, तो a में ऐड करेंगे माइनस b वेक्टर। तो अब आप देखो कि a और b के बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखो रिजल्टेंट सेकंड केस में हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस, अब अगर सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो ए स्क्वायर ही बन जाएंगे तीनों, तो ये टोटल आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो r का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये r तब है जब हमने b को रिवर्स कर दिया है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप कि एक क्विक रिवीजन आपका हो गया इन सारे टॉपिक्स का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए थे वो ये दिमाग में रखते हुए लिए कि जैसा पैटर्न आजकल चल रहा है दोनों ही एग्जाम्स का, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेन हो, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।